नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और TV9 पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेहद खास मेहमान AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया है जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया है। महंगाई को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था कि महंगाई बढ़ रही है, बेशुमार बढ़ रही है, और उस पर उन्होंने कहा कि इसके लिए मियाँ लोग जिम्मेदार है। क्या कहेंगे आप? नहीं, इनको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए और पूरे विश्व के इकोनॉमिस्ट को उनसे जाकर सीखना चाहिए कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तो ज़ाहिर है जो लोग PhD की डिग्री ले रहे हैं उनको सब छोड़ के आसाम के मुख्यमंत्री के पास बैठकर सीखने की ज़रूरत है। मगर ये जो है ना, भारत में हमारे देश में एक मिजाज बन चुका है कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मुसलमान पर लगा दो और मुसलमान को ख़तरा दिखाओ, चाहे उसका हिजाब हो, चाहे उसका हलाल गोश हो, या मस्जिद हो, या उसका कल्चर हो। अब हद ये हो गई कि बंगाली ज़बान बोलने वाले आसामी मुसलमानों को ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये इनका ये मानसिकता है आसाम के मुख्यमंत्री की, इनकी नफ़रत को उजागर करता है। तो हम तमाम तो कंडेम करेंगे, मगर वो उस पर खुश होते हैं इस तरह की बात करके, किसी एक समुदाय को बदनाम करना, उनको मियाँ कहकर। तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। जो भारत के प्रधानमंत्री जो पसमानदा मुसलमान कहते हैं, सबका साथ सबका विकास विश्वास बातें करते हैं, सब वो ड्रामा है, एक फसाड है। असली चेहरा तो ये है जो आसाम के मुख्यमंत्री अपनी ज़बान से दिखा रहे हैं कि बीजेपी कितना नफ़रत करती है मुसलमान से, चाहे वो पसमानदा हो या ना हो। तो आपके मुताबिक अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, ताकि अगर कभी भी महंगाई पर सवाल पूछा जाए, अगर आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे? मैडम, आप सिर्फ टमाटर की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कल अगर किसी आसाम के गांव में मुर्गी सुबह 4 बजे नहीं पुकारेगी तो बोलेंगे मियाँ यहाँ से गया था। अगर कोई गाय और भैंस दूध नहीं देंगी तो बोलेंगे मियाँ यहाँ से गया था। तो ये रुकने वाला नहीं है। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है कि जितना हो सके मुसलमानों के ताल्लुक से इस देश में गलतफहमी, नफ़रत को पैदा करो और अपनी सियासी रोटी को सेकते रहो। तो उसी एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे जाती थी, जाती है और जाती रहेगी। ये उनका असली चेहरा है। ये सब बकवास है। G20 वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, कभी मिस्र को जा रहे हैं। असली चेहरा बीजेपी का ये है कि मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करो और अपनी राजनीति करते रहो। तो आपको क्या लगता है ये आगे भी जारी रहने वाला है? क्योंकि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने, आपने भी जिस तरीके से कंडेम किया है कि इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने कंडेम किया, लेकिन आपको लगता है कि ये यहीं पर रुक जाएगा या फिर ये जारी रहने वाला है क्योंकि 24 के चुनाव आने वाले? नहीं, पिछले 9 साल से तो जारी है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि हर 2 महीने में एक वीडियो निकलता है मुसलमानों की बेइज्जती का। हर 2 महीने में। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, वहां पर लव जिहाद के नाम पर इन्होंने 50 सभाएं की, बकवास भाषणें दी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि सोमोटो एक्शन लो उनके ऊपर। वहाँ पर एक नाथ शिंदे के कैबिनेट के बीजेपी के मंत्री बैठते थे उन सभाओं में। धर्म संसद होता है, बीजेपी उनकी सपोर्ट करती है। तो ये तो चल ही रहा है। पिछले 9 साल से तो यही चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। अब तो सिर्फ जिस दिन G20 ख़त्म हो जाएगा, G20 के बाद इसमें और शिद्दत पैदा करेगी बीजेपी, RSS। देखिए आप। बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ओवैसी साहब, क्या लगता है आपको इसको लेकर इतना अप्रोर क्यों? अभी तो केवल सुझाव मांगे जा रहे हैं, क्यों आपको लगता है इस पर इतने अप्रोर की जरूरत है? नहीं, जब भारत के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में अपने भाषण में कहते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे रहेंगे, तो प्रधानमंत्री की बात को समझने के लिए किसी को चंद्रयान की लॉन्च में तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहती है। फिर उसके बाद जितने बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं जो आपके चैनल पर आते हैं और आकर जो बातें करते हैं, वो उनकी ज़बान पर तो सिर्फ मुसलमान टारगेट है ना। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी क्या करना चाहती है। बीजेपी ये करना चाहती है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो मोरालिटी है वो उसको सब पे थोपना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे पास जो कानून है हम सब पे लगा देंगे। अरे कैसे लगाएंगे आप? भारत का जो प्लुरलिज्म है, विभिन्नताएँ हैं, ये उसकी खूबसूरती है।
तो ये असली एजेंडा बीजेपी का रहा है कि किसी भी तरीके से जो मुसलमानों को सिविल मैटर्स में जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका भारत का संविधान देता है, वो उसको उससे छीनना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक तरह से चलती हैं, अगर सिविल केसेस में भी उसी तरीके से नियम एक तरीके से हो जाए सभी धर्मों के लिए, तो उसमें क्या बुराई? देखिए मैडम, क्रिमिनल में जो है ना, अगर कोई आप पर अटैक करता है तो आपकी तरफ से गवर्नमेंट लड़ेगी, आप नहीं लड़ेंगे। सिविल मैटर्स जो होते हैं वो तो सिविल मैटर्स में पार्टीज एक दूसरे के, सब हिंदू मैरिज एक्ट आपने बना दिया, उसमें आपने एक्सेप्शन दे दिया कि भाई सपिंडा रिलेशन, आपने बता दिया कि भाई 5 जनरेशन माँ की तरफ, 7 जनरेशन पिता की तरफ शादी नहीं होगी, मगर आपने कस्टम है तो एक्सेप्शन लगा दिया। वो क्या है बताइए फिर आप। यही तो हम कह रहे हैं कि आपने तो हिंदू मैरिज एक्ट लगाकर अपने कस्टम को, अपने रिवाज को आपने प्रोटेक्ट कर लिया। और जब हम कह रहे हैं कि भैया हमारा कुरान में हमको लिखा है, हमारे हदीस में लिखा है, हमारे जूरिस्ट ने कहा है, तो आप बोलते नहीं 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 ये तो नहीं चलेगा। तो अब यूसीसी की जब बात हो रही है तो फिर हम यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्या हिंदू एडॉप्शन एंड वो ख़त्म हो जाएगा, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों से ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्या नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्या झारखंड के ट्राइबल्स को जो छोटा नागपुर का क़ानून बनाया गया, संथाल का कानून बनाया गया, उन झारखंड के आदिवासियों की ज़मीन के प्रोटेक्ट करने का, वो ख़त्म हो जाएगा? क्या आदिलाबाद तेलंगाना के गोंड पर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा? क्या गोवा में पोर्चुगीज सिविल कोड खत्म कर दिया जाएगा? ये सब सवाल है, सिर्फ मुसलमान का सवाल नहीं है। तो क्या ओवैसी साहब आपके हिसाब से सब कुछ छीन ही लिया जाएगा? यूसीसी अगर लागू हो जाता है, अभी तो सिर्फ सुझाव मांगे जा रहे हैं, सब कुछ क्या छीना ही जा रहा है? बहुत कुछ मिलेगा भी तो। यूसीसी अगर लागू होता है तो मतलब बताने की कोशिश तो ये भी की जा रही है ना कि बहुत कुछ मिल भी जाएगा। बहुत सारी चीजें जब एक बराबर हो जाएंगी तो कई सारी चीजें भी मिलेंगी। बहुविवाह जैसी प्रथा खत्म हो जाएगी, संपत्ति के अधिकार जो अब तक नहीं मिल रहे हैं वो मिलने लग जाएंगे बेटियों को। तो इस पे क्या बुराई? चलिए आपके 2 पॉइंट को पहले ले लेते हैं। खुद भारत सरकार ये कहती है कि 84% चाइल्ड मैरिजेस जो देश में हुई हैं वो हिंदू समुदाय की तरफ से हुई हैं। वहाँ पर तो आपने कानून बना दिया। इस्लाम में, मुसलमानों में कहा गया कि बच्ची जो प्यूबर्टी की एज पा जाती है तो शादी हो सकती है। फिर आपने कानून ये भी बना दिया कि अगर नॉन मुस्लिम बच्चियों की शादी होती भी है तो वॉइड होगी, शादी ख़त्म नहीं होगी, नंबर 1। तो फिर ये आप कैसे चाइल्ड मैरिज हो रही हैं? फिर आपने क्या कहा, दूसरा पॉइंट आपने कहा था प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन कहा था, क्या कहा था आपने? जी, संपत्ति के अधिकार की बात की थी जी। हाँ, संपत्ति अधिकारी की। अब आप ये बताइए मैडम कि इस्लाम में और हमारे दूसरे मज़हब में, हिंदू धर्म में, जब शादी होती है तो कन्यादान हिंदू मज़हब में होता है, डौरी दी जाती है, और डौरी का इख्तियार दुल्हन का नहीं होता, दूल्हे का होता है। इस्लाम में जब शादी होती तो दूल्हे को अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के मुताबिक महर देना पड़ता है, चाहे इमीडिएटली दे दे या बाद में दे दे, वो महर देना पड़ता है। और अगर इस्लाम में अगर कोई लड़की काम करती है, जैसे जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो या कुछ भी हो, उसकी इनकम वो उसी की होती है, हस्बैंड का उसमें कोई शेयर नहीं होता। हस्बैंड पे जिम्मेदारी वाइफ की है, हस्बैंड पर जिम्मेदारी उसकी माँ बाप की, हस्बैंड पर जिम्मेदारी उसके भाई बहन की, हस्बैंड पर जिम्मेदारी उसके बच्चों की है। और ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि एक अंग्रेजी का जो वर्ड है, एक नुआंस तरीके से इक्विटी को समझना पड़ेगा आपको। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक महिला को बहैसियत बीवी अपने शौहर की प्रॉपर्टी में शेयर मिलता, बहैसियत बेटी अपनी माँ, और अगर बहैसियत बहन उसको हिस्सा मिलता, बहैसियत दादी, बहैसियत नानी, बहैसियत फुप्पी उसको शेयर मिलता है। तो ये आपको जो एक बना दिया, अरे देखो वो बाप की जायदाद में से बेटे को आधा मिलता है और बेटी को भाई का आधे का आधा मिलता है, मगर ये नहीं बोला जाता है सब चीज़ें आपको। तो इसको आपको एक नुआंस तरीके से समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हम कह रहे हैं कि भाई ये कुरान में हमको ये बताया गया है, हमारे हदीस में बताया गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी क्या बोलती, नहीं नहीं नहीं,
ये गलत है। अरे भाई, तो आप अपने कस्टमरी लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, आप वहां पर एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात मैडम, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट हमने कर दिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड में किसी महिला को नहीं मिलता हिस्सा। चलिए दे दीजिए ना, आप उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, आप लाइए कानून। ओवैसी साहब देखिए, उत्तर एग्जाम्पल, प्रदेश, बिहार में जब इस पर इतना विरोध हो रहा है तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है गोवा जैसे राज्य का, जहां पर यूसीसी ऑलरेडी लागू है। फिर एग्जाम्पल दिया जा रहा है उन दूसरे देशों का जहां पर यूसीसी जैसे कानून लागू है। फिर ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल्स देकर कहा जा रहा है जब वहां पर चल सकता है तो यहां पर क्यों नहीं। तो आपका अच्छा सवाल है जी। आपने गोवा की मिसाल दी। गोवा का पोर्चुगीज सिविल कोड इंप्लीमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो बताइए, उसमें यह कहा गया कि अगर कोई हिंदू महिला को या क्रिश्चियन महिला को 25 और 30 साल के दरमियान में उसको बेटा नहीं होता है तो उसके हस्बैंड को दूसरी मैरिज का परमिशन है। ये क्या है बताइए आप। अच्छा, आप कह रहे हैं दूसरे देशों में, देखिए मैडम, सिंगापुर के लेकिन उस पर मुख्यमंत्री जवाब दे भी चुके हैं कि मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर ईयर के बाद ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड में है नहीं कि ऐसा कोई शादी हुई है। ओवैसी साहब देखिए, आप कानून तो है ना, मान तो लिए ना अपनी झूठ को, कानून तो है, कानून तो है, ये लॉ है, ये लॉ है, आप उसको मानिए। अच्छा, आप ये बोलते हैं कि दूसरे कंट्री, सिंगापुर के मुस्लिम्स को पर्सनल लॉ मिलता है। इजराइल जो एक दुनिया का सबसे एक ही अपार्थाइड स्टेट है, वहां पर इजराइल के मुसलमान जो सिटीजन है उनको पर्सनल लॉ की चलने की इजाजत है। और बार बार बोलते हैं कि भाई एक देश में दो कानून। अरे भाई साहब, दो कानून तो आपने ही बनाए ना। हिंदू मैरिज एक्ट में आपने कस्टम के नाम पर एक्सेप्शन दे दिया, आप ही ने तो दिया है, आप ही ने तो ट्राइबल को एक्सेप्शन दिया। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ मैरिज की पूरी लिस्ट डाल दी कि ये प्रोहिबिटेड लिस्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं होगी, आप ही ने तो किया है। और फिर यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है जो बीजेपी कहती है। हम जब इसको एक्सपोज कर रहे हैं तो बोलते नहीं नहीं नहीं, बस वो हम यूसीसी लाएंगे। अरे भाई, यूसीसी तुम लाओगे तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ हिंदुओं को क्यों मिल रहा है फिर? तो आपकी नजर से यूसीसी को लाना देश की जेनेटिक्स से छेड़छाड़, सीधे तौर पर आप मानते हैं, उसमें कोई भी अच्छाई आप नहीं देखता? देखिए, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अम्बेडकर का एक फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि वो सरकार पागल होगी जो मुसलमानों को मजबूर करेगी रोड पर निकलने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि यूसीसी ऑप्शनल होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ये देश में जो प्लुरलिज्म है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अच्छा, डायरेक्ट संविधान में क्या एक ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है कि शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए? शराब पर पाबंदी लगाइए ना। कितने लोग रात में शराब पीकर महिलाओं पर जुल्म करते हैं, टक्कर मारकर मर जाते हैं, लोग मरते हैं। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये भी नहीं है कि भारत की जो दौलत है वो सब में इक्वली बांटी जाए? आप बताइए, हमारे 50-60% दौलत भारत की सिर्फ 15-20 पूंजीपतियों के पास है जी। इसकी फिक्र बीजेपी को नहीं है। गरीबी बढ़ते जा रही है, गरीबी की फिक्र नहीं है। अब चूंकि 2024 के चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया ओवैसी साहब, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, विपक्षी एकता की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक और बैठक होने वाली है, लेकिन उन तस्वीरों में आप नजर नहीं आ रहे हैं ओवैसी साहब, ऐसा क्यों? और फिर बार बार कहा जाता है क्या ओवैसी जी ही बीजेपी की बी टीम है, आप क्यों नहीं आमंत्रित होते, आप क्यों नहीं नजर आते उन तस्वीरों में? अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सच्चाई को बयान कर दिया, आपका बेहद शुक्रिया। अब ये लोग नहीं बुलाना चाहते हमको तो हम क्या करेंगे? हम भी चाहते हैं कि 2024 में तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस भारत के प्रधानमंत्री ना बने। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी को कमज़ोर करके रख दिया जाए, क्योंकि बीजेपी नाकाम साबित हो रही है चाइना के मामले में, रोज़गार युवाओं के मामले में। मगर ये लोग जो है ना, ये बड़े लोग हैं, ये चौधरी लोग हैं जो बैठकर तस्वीर कर लेते हैं और समझते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, तो अब उनको कौन बोलेगा उन लोगों को? अच्छा, चलते चलते ये जरूर बता दीजिए कि 2024 में मोदी की टक्कर में कौन, किसे देखते हैं आप? भारत की 130 करोड़ जनता खड़े रहेगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। भारत के युवा जो 28 साल के 50% वो खड़े होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, हमारे को अपना ये कीमती वक्त Thank देने you. के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 के साथ जुड़ने के लिए।